यदि समाज में तुम कायर बन के रहोगे तो इसी प्रकार से द्रौपदी का चीरहरण दोहराएगा और इसी प्रकार से दुशासन मस्ती मारते रहेंगे। और आप कायर हो, इसीलिए हमारी बच्चियां द्रौपदी बन रही हैं, फिर वो चाहे निर्भया हो, चाहे वो उज्जैन हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, और दुशासन इसी प्रकार से मस्ती मार रहे हैं। जब महाभारत की इस कायरों की सभा में ये हरामखोर दुशासन जब द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था ना, उस समय अगर इस सभा का कोई वीर इस दुशासन का विरोध करता और उसमें लात मारकर बोलता, अरे हट, ये हमारी बच्ची है, अगर तूने इसे स्पर्श किया तो पैर के ऊपर पैर रख के फाड़ डालेंगे। पर इस तथाकथित वीरों की सभा में कोई वीर था ही नहीं जो उस दुशासन का विरोध कर पाता। इन सभी लोगों ने नंगी आंखों से द्रौपदी का चीरहरण देखा। ये तथाकथित वीर हाथ के ऊपर हाथ रखकर कायरों की तरह बैठे रहे और उस चीरहरण में कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया, यह कहते हुए कि हमारे सिद्धांतों के विपरीत है। और क्या थे इन लोगों के सिद्धांत? कि अगर एक बार कोई वचन दे दिया तो उस वचन से पलटेंगे नहीं। द्रौपदी को अगर जुए में हार गए तो जो करना है करो जाके। अरे ऐसे सिद्धांतों को चूल्हे में डालकर आग लगा दो जिनकी आड़ लेकर अगर तुम किसी महिला की आबरू नहीं बचा सकते। इतिहास अपने आप को दोहराता है। जो ये घटना इस सभा में हुई थी वही घटना आज हमारे समाज में हो रही है, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन तो होता है लेकिन चीजें वही रहती हैं। जैसे जो ये सभा है इसने अपना रूप बदल के आज समाज का रूप ले लिया है, और इसमें जो कायर थे वो तब भी कायर थे और आज भी कायर हैं। या तो वो डर की वजह से कायर हैं या वो लालच की वजह से कायर हैं, और इसका परिणाम हमारी बच्चियों को भुगतना पड़ रहा है। यदि समाज में तुम कायर बन के रहोगे तो इसी प्रकार से द्रौपदी का चीरहरण दोहराएगा और इसी प्रकार से दुशासन मस्ती मारते रहेंगे। और आप कायर हो, इसीलिए हमारी बच्चियां द्रौपदी बन रही हैं, फिर वो चाहे निर्भया हो, चाहे वो उज्जैन हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, और दुशासन इसी प्रकार से मस्ती मार रहे हैं। याद रखना, दुशासन समाज के बाहर से नहीं आता है, दुशासन हम सबके अंदर है। मौका मिलते ही है दुशासन बाहर आएगा। तो इनके अंदर जो दुशासन था वो भी मौका मिलते ही बाहर आया। जब IIT BHU की एक बच्ची को, जो छात्रा थी, अंधेरे में अकेले में पकड़कर बंदूक की नोक पर उसका बलात्कार किया, ऐसा आरोप है इनके ऊपर। और ये हैं कौन? ये हैं BJP IT सेल के छर्रे। हालांकि इन छर्रों से बीजेपी ने अपना दामन झाड़ लिया है, बावजूद इसके इन बलात्कारियों ने जो कुकृत्य किए हैं उसके छींटे अब बीजेपी के दामन पर आ चुके हैं, जो अब कई सारे प्रश्नों को हवा दे रहे हैं। मैं भी सरकार से कुछ प्रश्न करना चाह रहा हूं। मेरा पहला प्रश्न, यदि बलात्कार आज से 60 दिन पहले हुआ तो पुलिस को इतना समय क्यों लगा इन लोगों को गिरफ्तार करने के लिए? उत्तर प्रदेश की पुलिस है साहब, अगर भैंस खो जाए तो रातों रात ढूंढ के तुमको दे देंगे। तो क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस की नज़र में इनके द्वारा किया गया अपराध इतना छोटा है कि इनको ढूंढने में 60 दिन लग गए? दूसरा प्रश्न, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये बेचारे निर्दोष हैं, तो अगर ये निर्दोष थे तो अभी तक लापता क्यों थे? तीसरा प्रश्न, इन तीनों का फोटो एक मोटरसाइकिल पर पेट्रोल पंप के CCTV फुटेज में देखा गया, पर पुलिस यह कहती है कि CCTV फुटेज स्पष्ट नहीं है, लेकिन मोटरसाइकिल का नंबर तो स्पष्ट था, उसके सहारे मालिक तक पहुंचते और इनकी गर्दन तक पहुंचा जा सकता था। पर पुलिस ने उतनी तीव्रता नहीं दिखाई। तो इसके ये कयास या मायने लगाए जा रहे हैं, चूंकि ये BJP IT सेल से हैं तो सत्तारूढ़ पार्टी में पुलिस उतना खुल के काम नहीं कर सकती। ये रसूखदार लोग हैं, पावरफुल लोग हैं। जब मैंने इसकी जांच पड़ताल की तो समझ में आया कि हाँ, इनकी पहुंच तो है। इसमें कुछ की तो फोटो प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है, जिनके आसपास पहुंचना बहुत बड़ी बात है, उनके साथ फोटो खिंचाना इसका मतलब पहुंच है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी जी इनको संरक्षण दे रहे हैं, हो सकता है मोदी जी को ये बात मालूम भी ना हो। अनुराग ठाकुर जी के साथ है, योगी जी के साथ है, स्मृति ईरानी जी के साथ है। अच्छा, बीजेपी की सरकार के ऊपर ये आरोप बहुत लगते हैं कि यदि इनकी पार्टी का कोई व्यक्ति किसी केस में फंसता है तो यह पार्टी सबसे पहले एविडेंस को खत्म करने का प्रयास करती है। ये आरोप बीजेपी के ऊपर विपक्ष हमेशा से लगाता रहा है। जैसे कि अभी ये कुणाल पांड्या, सक्षम पटेल, इनके अकाउंट को डिलीट कर दिया गया, जिसमें कई सारे नेताओं के साथ इन लोगों की फोटो और कई सारे कार्यक्रमों में भागीदारी थी। अगर बीजेपी का इतिहास निकाल कर देखा जाए तो ये फैक्ट कुछ हद तक साबित भी होता है सही, क्योंकि उत्तराखंड में एक केस हुआ था अंकिता नाम से, उसमें बीजेपी के विधायक का या सांसद का कोई लड़का उसमें शामिल था। रेप केस में मर्डर किया गया था, तो उसके सबूत मिटाने के लिए होटल में आग लगा दी गई थी, बुलडोजर चला दिया गया था। अब इसमें कई सारे कंट्रोवर्सी हुई थी, उसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये विपक्ष जो आरोप लगा रहा है वो मैंने आपको बता दिया। अब चूंकि उत्तर प्रदेश में जो ये कांड हुआ है वो बुलडोजर की सरकार है, बाबा बुलडोजर वाले, वहां पर बात बात पर बुलडोजर चलता है। तो मैं तो बाबा बुलडोजर से यही कहूंगा कि जनता आप पर, आपको न्याय का देवता मानती है, न्याय हो तो सबके लिए बराबर हो। तो 60 दिन हो गए, अभी तक बुलडोजर उनके घर पर क्यों नहीं पहुंचा? इससे आपकी साख पर प्रश्न जरूर लगता है।
हालांकि मैं बुलडोजर चलाने के बिल्कुल विपरीत हूं। अगर देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट है तो फिर सरकार को न्याय करने का अधिकार नहीं है। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट इतना स्लो न्याय करते हैं कि फिर सरकार को कदम उठाना ही पड़ता है। तो सरकार को इस मामले में भी कदम उठाना चाहिए था, जो कि सरकार नहीं उठा पाई। ऐसा नहीं है कि मैं केवल बीजेपी की ही बात कर रहा हूं, क्योंकि ये घटना बीजेपी संबंधित है। मुझे किसी पार्टी से कोई मोह नहीं है। मैं तो ये मानता हूं कि भारत की प्रत्येक पार्टी भ्रष्ट पार्टी है, अपराधियों से लिप्त पार्टी है। कोई भी पार्टी धुली हुई पार्टी नहीं है। आप किसी भी पार्टी को उठाकर देख लो, अधिकांश पार्टी के जो नेता हैं उनके ऊपर एफआईआर है, क्रिमिनल केस है, इसी प्रकार के शोषण और बलात्कार के आरोप हैं, लेकिन वो खुले घूम रहे हैं, बिल्कुल खुला घूम रहे हैं। उनके ऊपर किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कानून तो हम जैसे गरीब लोगों के लिए, हम लोगों का जन्म ही क्यों हुआ है? जनसंख्या गणना करने के लिए, नेताओं की रैली में जाने के लिए, हमारी बच्चों के बलात्कार होने के लिए। तो हमारा जन्म सिर्फ इसीलिए हुआ है। अब कुछ लोग इसमें खुश रहे होंगे कि बीजेपी बदनाम हो रही है। अरे बीजेपी में के साथ साथ भारत की सभी पार्टियां, अखबार भरे पड़े हैं। देखो आप, बलात्कार को लेकर कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसके ऊपर बलात्कार को लेकर आरोप ना रहा हो। पर अभी तो मुद्दा इनके ऊपर है। ये जो बीजेपी आईटी सेल के लोग हैं, ये आईटी सेल करती क्या है? आईटी सेल का मतलब है इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर करना। मतलब सभी पार्टियों की अपनी अपनी आईटी सेल होती है, और ये पार्टियां आईटी सेल इसीलिए गठित करती हैं कि जब पार्टी कोई अच्छा काम करे तो इसकी जो सूचना है वो जनता तक पहुंचाई जाए। लेकिन मेरा ये भी मानना है कि अगर आईटी सेल पर कंट्रोल नहीं किया गया तो दी जाने वाली सूचना कब फेक न्यूज में कन्वर्ट हो जाए कहा नहीं जा सकता। फिर एक फेक न्यूज का जाल बन जाता है और हमें समझ में नहीं आता है कि क्या सच है क्या झूठ है। फिर जो लोग कम पढ़े लिखे होते हैं या जो लोग अंधविश्वासी होते हैं, फिर वो उसी बात को सही मानने लगते हैं जो बात फेक न्यूज के रूप में हमारे तक पहुंचाई जाती है। अब तो हाथ हाथ में मोबाइल आ चुका है, खासकर उसमें व्हाट्सअप है। तो सुबह ही सुबह आईटी सेल, अगर इंटेंशन गंदा है, झूठी खबर फैलानी है, तो हमारे व्हाट्सएप पर भेज दी जाती है, और उस पर जो पढ़कर आगे बढ़ते हैं उनको हम बोलते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले लोग। अब जो बीजेपी को पसंद करते हैं और जो नहीं भी पसंद करते हैं, उन्हें इस समय याद आ रही होगी अटल बिहारी वाजपेयी जी की। अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जो पक्ष और विपक्ष सबकी पसंद हुआ करते थे। तो पुरानी बीजेपी और नई बीजेपी में बहुत अंतर है। पुरानी बीजेपी जो अटल जी की थी और नई बीजेपी जो मोदी जी की थी, इसमें सूचना संचार का अंतर है। जो नई बीजेपी है उसका प्रमुख काम है टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर है। और इसमें कोई संशय नहीं है कि मोदी जी ने बीजेपी को जिस प्रकार से मजबूत किया है, वो उतना मजबूत कोई पिछला नेता नहीं कर पाया है, जिसमें मोदी जी ने सबसे ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। मोदी जी ने आईटी सेल को जिस प्रकार से महत्व दिया है, अगर आज अटल जी होते तो शायद आईटी सेल को इतना महत्व दे रहे होते। तब की बीजेपी और अब की बीजेपी में अंतर स्पष्ट है। अगर आप इस अंतर को और बारीकी से सुनना चाहते हैं तो इसमें कुकू एफएम आपकी पूरी तरह से हेल्प करेगा। अभी कुकू एफएम डाउनलोड कीजिए और बीजेपी देन एंड नाउ, द न्यू बीजेपी, युग पुरुष अटल जैसे ऑडियो बुक को सुनिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि तब की बीजेपी और अब की बीजेपी में क्या अंतर है। साथ ही साथ इन ऑडियो बुक को सुनकर आप बहुत कुछ नया सीख सकते हो। यदि अभी आप कुकू एफएम डाउनलोड करके NP50 कूपन कोड यूज करते हो तो पहले महीने के सब्सक्रिप्शन में आपको 50% का ऑफ मिलेगा। यानी मात्र 49 रुपए में 10,000 से अधिक आपको ऑडियो बुक एक्सेस करने का मौका मिलेगा, जिससे आप बहुत कुछ नया सीख सकते हो। तो इस नए साल में कुछ नया सीखने का प्रयास करें। साथ ही कुकू एफएम रिकैप में जाके अपने कुकू एफएम सफर को भी आप देख सकते हो कि आपने कौन कौन सी ऑडियो बुक या ऑडियो शो को सुनते हुए अपना स्क्रीन टाइम कम किया है। यह भी जानकारी मिलेगी कि आपने सबसे ज्यादा कौन सा ऑडियो बुक या ऑडियो शो सुना है। यदि आप भी अपने आप में बदलाव चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, तो अभी डाउनलोड कीजिए कुकू एफएम। आइए वापस हम अपने मुद्दे पर आते हैं। तो मुद्दा बस इतना है कि जो ये बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो, इसके लिए एक यूनिट के तौर पर हम सभी लोगों को काम करने की जरूरत है। वो बात अलग है, इसके लिए कई सारे कानून, न्याय व्यवस्था, प्रशासन प्रणाली काम कर रही है, पर शायद ये उतने कारगर सिद्ध नहीं हो पा रहे। अगर ऐसा होता तो फिर निर्भया कांड से बलात्कार की इंटेंसिटी अब तक कम हो जानी चाहिए थी, पर ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो सर, एज ए सोसाइटी हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कैसे बलात्कार को रोकें? पहला काम तो ये करना है कि आगे आने वाली पीढ़ी, यानी जो हमारे बच्चे हैं, उनके अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस, सेक्स एजुकेशन, ये प्रमोट करना चाहिए। बच्चों को ये बताना चाहिए गुड टच क्या है, बैड टच क्या है। खासकर हमारे रिलेशन वालों से बच्चों को बहुत खतरा होता है। एज ए पेरेंट हम लोगों को क्या करना चाहिए? विचार विमर्श। कैसा विचार विमर्श? कि आखिरकार भारत में बलात्कार क्यों हो रहे हैं।
तो उसके लिए हमें ये समझना होगा कि बलात्कारी के नेचर क्या है। तो बलात्कारी के नेचर पर आते हैं तो 4 प्रकार के बलात्कारी होते हैं मेरी नज़र में। एक होता है अपॉर्चुनिस्ट, अवसरवादी बलात्कार, यानी कि ये अवसर मिलने पर बलात्कार करते हैं, वरना ये समाज में बहुत आम व्यक्ति की तरह रहते हैं। आप हो सकते हो, मैं हो सकता हूँ, मुझे अगर अवसर मिलेगा तो मेरे अंदर का दुशासन बाहर आया और मैं अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल नहीं कर पाया और मैंने बलात्कार कर दिया। ये जो 3 हरामखोर पकड़े गए हैं ये भी तो समाज का हिस्सा थे। आप इनके समाज में जाके पूछोगे, सब बोलेंगे बड़े अच्छे थे, बड़े अच्छे थे। पर जैसे ही वो अकेले अंधेरे में जब वो बच्ची मिली, छात्र मिली, तो बंदूक की दम पर उस बच्ची का बलात्कार कर लिया। इसे बोलते हैं अपॉर्चुनिटी, अवसरवादी बलात्कारी। खासकर हमारे सगे संबंधी, जान पहचान वाले ही इस प्रकार के बलात्कारी बनते हैं। एक होता है एंगर, गुस्से में आने पर बलात्कार करते हैं। फिर होते हैं ग्रेटिफिकेशन, अपने सुख सुविधाओं, चरम सुख के लिए, उल्टे सीधे सुख के लिए बलात्कार करते हैं। साइको टाइप के लोग होते हैं। एक होता है विंडिक्टिव, बदला लेने के लिए बलात्कार करते हैं। तो इस प्रकार के जो बलात्कारी हैं ये लगभग 2% ही हैं। ये वाले जो बलात्कारी हैं ये 98% हैं। और बड़ी समस्या है कि इन बलात्कारियों को पहचाना नहीं जा सकता, और इसमें अधिकतर हमारे जान पहचान वाले सगे संबंधी होते हैं। इन बलात्कारियों की संख्या ज़्यादा क्यों है? क्योंकि बलात्कार विचार से होता है कि अंदर कोई मन में विचार आ गया, उत्तेजना आ गई, तो फिर उस उत्तेजना को निकालने के लिए हमें इस प्रकार की क्रियाएं करनी पड़ती हैं। भारत की समस्या समझना, भारत के गानों में, भारत की फिल्मों में, भारत के यूट्यूब में उत्तेजना के अलावा कुछ है ही नहीं। कोई भी फिल्म देख लो, ऐसा लगता है चलती फिरती पॉर्न है। बिहारी के गाने सुन लो, जो बिहार में गाने बनते हैं भोजपुरी, ऐसा लगता है कि कितनी अश्लील गाने बनाए जा रहे हैं। खटिया पे गुल्ली डंडा खेलें, इसका क्या मतलब है? और जिस व्यक्ति ने गाना फिल्माया है उसको हम संसद में बैठाए हुए बैठे हैं, तो उस व्यक्ति की मानसिकता आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो जब हमारे दिमाग में वो चलचित्र चल रहे होते हैं, मतलब मैं कोई ऐसी मूवी देख के आया हूं जिसमें पॉर्न सीन था, जिसमें किस सीन था, जिसमें बेड का कोई सीन था, जिसमें जिस्माना संबंध बनाया जा रहा था, और वो सीन देखकर मैं घर आया, तो आप इंसान नहीं समझ लेना, अंदर कुछ शैतानी दिमाग चल रहा है। और उसी घर में अगर आपका कोई सगे संबंधी अकेला पाया गया तो निश्चित तौर पर आपका दुशासन बाहर आएगा। और भारत का दुर्भाग्य है कि पॉर्न देखने के मामले में हम दूसरे नंबर पर आते हैं। और जिस देश में संसद में बैठ के उसका नेता पॉर्न देखता हो, उस देश में हमारा दूसरा नंबर आना तो हमारे लिए गर्व की बात है। और इसमें नेताओं की कोई गलती नहीं, गलती हमारी है कि हमने जिनको चुनकर भेजा है उसमें 90% या तो क्रिमिनल प्रकृति के हैं, या लुच्चे लफंगे प्रकृति के हैं, या इसी प्रकार से जो बलात्कारी मानसिकता वाले हैं। इसीलिए तो अधिकांश नेताओं के ऊपर आप देखोगे तो शोषण का आरोप लग रहा होता है, बलात्कार का आरोप लग रहा होता है, पर उनके पास अथॉरिटी है, वो छूट जाते हैं। दूसरा पॉइंट ये समझना कि भारत में या दुनिया में जो भी बलात्कार होते हैं उसमें केवल महिलाएं शामिल नहीं हैं। 90% केवल महिलाओं के बलात्कार होते हैं, पुरुषों के भी बलात्कार होते हैं, यहां तक कि जानवरों के भी बलात्कार होते हैं। ये बलात्कार कौन कर रहा है? वो जो अवसरवादी है, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर डाला गया है। कहां से डाला गया है? फिल्मों के माध्यम से, गानों के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। इसीलिए मैं ऐसी फिल्मों का विरोध करता हूं। जब तक भारत में इस प्रकार की फिल्में और पॉर्न बंद नहीं होंगी, इनमें बदलाव नहीं आएगा, ये घटनाएं रुकने वाली नहीं। और ये कौन बदलाव कर सकता है? आप और हम। जब ऐसी फिल्में देखने नहीं जाएंगे तो समाज में बदलाव आना स्वाभाविक है। अब बलात्कार हो रहा है तो उसके लिए बच्चियों को, बच्चों को चुराया जाता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है। क्यों की जाती है? कि अगर बच्चियों को चुरा लेंगे तो उससे क्या होगा? सेक्स वर्कर बना देंगे। लड़कों को चुरा लेंगे तो उनको फोर्स लेबर में कन्वर्ट कर देंगे। भारत में बलात्कार का एक कारण है विभेदीकरण। यदि आप महिला हो और किसी पुरुष के यहाँ काम कर रहे हो, ऑफिस में, समझना पुरुष बॉस है, तो हो सकता है कि वो बॉस उस महिला को डोमिनेट करे। ऐसा प्राइवेट सेक्टर में बहुत होता है, हालांकि ताली एक हाथ से नहीं बजती है। और एक रिसर्च ये भी कहती है कि बलात्कार का ट्रिगर पॉइंट वेश्यावृत्ति के कॉन्सेप्ट से भी जुड़ा हुआ है। आपने कई सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो मंद बुद्धि होते हैं और उनके दिमाग में एक परिकल्पना चलती है कि वो सच में संस्कृति के संरक्षक हैं, क्योंकि वो पुरुषवादी मानसिकता से ड्राइव होते हैं। उनको लगता है इस समाज में केवल पुरुष हैं, महिला तो केवल उपभोग की वस्तु है। अब ऐसे लोगों के सामने अगर कोई बच्ची या औरत छोटे कपड़ों में आ जाए, या फिर फटा जीन्स पहनकर आ जाए, या फिर ऐसे कपड़े पहनकर आ जाए जिससे उस बच्ची या औरत का पूरा बदन उभार मार रहा हो, तो निश्चित तौर पर उस मंदबुद्धि व्यक्ति के अंदर पहला यही आएगा कि ये लड़की छोटे कपड़े पहनकर अश्लीलता फैला रही है, ये लड़की बच्चलन है, ये लड़की वेश्या है। तो समझिए वो व्यक्ति कितना खतरनाक है जो समाज में नॉर्मल दिख रहा है। जब उस व्यक्ति को मौका मिलेगा तो निश्चित तौर पर वो बच्ची उस व्यक्ति का शिकार होगी।
और हमारे यहाँ जब भी बलात्कार होता है तो बोलते हैं लड़की की इज्जत लुट गई। हमें ये समझना चाहिए कि वो बड़ा ही मूर्ख व्यक्ति रहा होगा जिसने ये बोला है कि लड़की की योनि में उसकी इज्जत है, अगर कोई बिना इजाजत लड़की की योनि टच कर ले तो लड़की की इज्जत चली जाएगी। इस झूठे परसेप्शन से बाहर निकलना होगा। इज्जत लुटी है क्योंकि लड़के ने उसको स्पर्श किया है, तो इस हिसाब से लड़कों की भी इज्जत गई होगी। पर लड़के इज्जत लूटने के बाद सांडों की तरह बाहर घूमते हैं, पार्टियों का प्रचार घूम रहे हैं, 6-6 महीने आजाद रहते हैं, पुलिस उनको पकड़ नहीं पाती और बच्ची शर्म के मारे घर के अंदर बैठ रही होती है। क्या ये हमारा समाज है? मैं तो बच्चियों से कह रहा हूं, आपकी इज्जत आपकी योनि में नहीं है, आपकी इज्जत आपके दिमाग में है। और एक निवेदन सब बच्चियों से करूंगा, बड़े भाई के तौर पर, छोटे भाई के तौर पर मेरी बात सुनना। महिला सशक्तिकरण के नाम पर आप हाथ में सिगरेट और दारू का गिलास नहीं पकड़ना, फालतू के मेकअप किट और फालतू के फैशन में मत फंसना, रील्स बनाने में मत लग जाना। महिला सशक्तिकरण वही माना जाएगा, ये समाज तुम्हारी बेटा इज्जत तभी करेगा जब तुम्हारी जेब में पैसा हो। आर्थिक रूप से मजबूत होना महिला सशक्तिकरण है। तो कुछ भी काम करो, पढ़ो लिखो, पर ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हम जैसे भाइयों का सिर शर्म से झुक जाए, माता पिता का सिर शर्म से झुक जाए। बाकी आप आज़ाद हो, जो करना है वो करो। इस देश में सब आज़ाद हैं। आप बच्चियां जो कपड़े पहनना है पहनो, जो भी करना है करो, लोगों का काम कहना है। और जिन लोगों को लगता है कि छोटे कपड़े पहनना अश्लीलता है, तो अश्लीलता तुम्हारे दिमाग और आंखों में है, बच्चियों के कपड़ों में नहीं। उनकी आज़ादी, बच्चियों को उड़ने दो, पंख हैं, उड़ने दो। जब तक उड़ेंगे नहीं, हमारा देश, हमारा समाज आगे नहीं जा पाएगा। इस पुरुषवादी मानसिकता से आगे आना पड़ेगा हम लोगों को। पर हमारा समाज तो ऐसा है कि अगर कोई विधवा किसी व्यक्ति से बात कर रही हो ना, भले ही वो पता पूछ रही हो और ये कह रही हो भैया ये पता बता दो, और दूसरा कोई व्यक्ति देखेगा तुरंत बोल देगा बच्चलन है। कोई लड़की अगर किसी से हंस के बात कर दे, बच्चलन है। कोई लड़की अगर कहीं अकेली रह रही है, बच्चलन है। इतनी गंदी पुरुष मानसिकता। और जिस समाज में वैश्या जो सच में अपना शरीर बेच रही हैं, उनको तो बलात्कार की नजर से ही देखा जाता है, हीन भावना से ही देखा जाता है। पर समाज में कभी ये नहीं सोचते कि आखिरकार ऐसा कर क्यों रही हैं। ये हमारी कमी है कि हमारे समाज का एक हिस्सा अपना शरीर बेचकर अपना जीवन यापन कर रहा हो तो हमें डूब के मर जाना चाहिए, पर हम इस पर बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते। LGBTQ को हम बहुत हीन भावना से देखते हैं, हम इस पर बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते। बस बलात्कार का मतलब है इज्जत लुट गई। अरे ऐसी झूठी इज्जत को तुम अपने तिजोरी में बंद करके रख जाओ, मर जाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जिस्माना संबंध जो बनता है वो केवल जबरन ही बनता है, सहमति से भी बनते हैं, बाद में फिर आरोप भी लगा दिए जाते हैं। तो ये भी एक बहुत नेगेटिव है कि बलात्कार के झूठे आरोप भी बहुत ज़्यादा लगाए जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन विभेदन से बलात्कार हो रहा है, इसको स्वीकार किया जा सकता है। तो सर इसको कैसे रोका जा सकता है और ये क्यों नहीं रुक पा रहा है? इसलिए नहीं रुक पा रहा है कि साक्ष्य नहीं मिल पाते हैं। और साक्ष्य इसलिए नहीं मिल पाते हैं क्योंकि इसका राजनीतिक संरक्षण है। अधिकांश आप देखते हो, जैसे कि यहाँ पे उन्नाव वाला केस हुआ था, उसमें जो विक्टिम था उसका एक्सटेंड ही करा दिया गया था। और जो बलात्कारी होगा पहले उस पर आरोप लगाए जाएंगे, अगर वो पार्टी चेंज कर ले तो उसके आरोप खत्म कर दिए जाएंगे। अब मैंने यहाँ पे बीजेपी का फोटो लगाया तो कांग्रेस वाला खुश हो रहा होगा, ये कांग्रेस का नेता है जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं बलात्कार के, ये बीजेपी का नेता है जिसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं बलात्कार के। ऐसे ही उत्तराखंड में एक बच्ची थी अंकिता, उसको बलात्कार किया गया और उसके साक्ष्य मिटा दिए गए। तो मैं बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि मुझे किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मैं इन पार्टियों से ज़्यादा उम्मीद नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि हमने किसी भी पार्टी में 2-4 ऐसे लुच्चे लफंगे और गुंडे टाइप के हमने नेता चुनकर भेज दिए हैं जो पूरे इस तालाब को गंदा कर रहे हैं। वो ना, एक तालाब में अगर गंदी मछली आ जाए तो पूरा तालाब गंदा हो जाता है। अब गलती तो हो गई है हम लोगों से कि हम लोगों ने जो चुनकर प्रतिनिधि भेजे हैं वो उतने काबिल नहीं थे। तो अब हम लोगों को ही सुधार करना पड़ेगा। कैसे सुधार कर सकते हैं? अपने बच्चों को अवेयर करें, सेक्स एजुकेशन दें, गुड टच बैड टच बताएं। जो सके संबंधी दोस्त यार आ रहे हैं, अगर बच्चा आपका नाबालिग है तो ज़्यादा भरोसा ना करें। दूसरा, कोशिश करें कि हम ऐसे लोगों को ही चुनकर प्रतिनिधि बनाएं जिनके ऊपर कोई शोषण का आरोप नहीं है, FIR नहीं है, क्रिमिनल केस नहीं चल रहे हैं। और दूसरा, जब भी इस प्रकार की घटनाएं हों तो हम सबको पार्टी और नेता का मुंह छोड़कर एक साथ सवाल पूछने चाहिए कि ऐसी गलती क्यों हुई। जो पैसा पार्टी के प्रचार में खर्च हो सकता है वही पैसा अगर वहाँ कैमरे लगाने में खर्च हो जाता, क्योंकि अपॉर्चुनिटी तब मिलती है जब वहाँ पर कोई ना हो। अगर कैमरा होता, रिकॉर्ड हो जाता, 2-4 पुलिस एक्स्ट्रा लगा दो, जो भर्तियाँ नहीं हुई उनको भर्तियाँ करो। हर सुनसान क्षेत्र में एक पुलिस चौकी बनाने का प्रयास करो। यहाँ पर पैसा खर्च करो तो शायद सुधार हो। पर केवल झूठे प्रचार करने से अगर आप
चाहते हो कि देश तरक्की कर जाए, कोई भी पार्टी किसी भी राज्य की, तो वो नहीं हो पाएगा। बाकी मैं भी एक बच्ची का पिता हूँ, मैं चाहता हूँ कि कड़े कानून बनाए जाएं, बलात्कारियों को सरेआम फांसी दी जाए, जिससे मेरी बच्ची का भी भविष्य सुरक्षित रहे और आने वाले बच्चियों का भी भविष्य सुरक्षित रहे। ऐसे ही अगर आप अपनी समझ और ज़्यादा विकसित करना चाहते हैं तो इसमें कुकू एफएम आपकी हेल्प करेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में कुकू एफएम का लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके कुकू एफएम को डाउनलोड करो और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए NP50 कोड यूज करेंगे तो 50% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको उसमें 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक मिलेंगी जो आपको बहुत कुछ नया सिखाएंगी। तो इस नए साल में कुछ नया करो, डाउनलोड करो कुकू एफएम। जय हिंद।